नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। 4 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं इस वक्त हाजिर हूं। इस दौरान हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से और आपको उन खबरों का विश्लेषण कर बताएंगे कि खबर का पहलू और पक्ष क्या है। आज दिन भर की बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा, सीकर में गैंगवार और गुजरात चुनाव के बारे में हम जिक्र करेंगे। ये चारों बड़ी खबर है जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान खींच लिया और सीकर में गैंगवार हुआ है। ये भी बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। यूपी में एक लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव वोट डाल चुके हैं। वोट डालने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। उधर आजम खान और शिवपाल यादव भी सरकार समेत पुलिस और प्रशासन पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। राजधानी में सपा विधायक यूपी सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज से ही यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर एवं खतौली विधानसभा उपचुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग, बढ़ती महंगाई और खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना भी दे डाला। विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने हाथों में जनता का पैसा खाते हैं, घपलेबाज सरकार चलाते हैं, भाजपा विफल है, अपने कामों से जनता त्रस्त है, बढ़ते दामों से नारों की तख्तियां भी लहराई। आपको बता दें कि विधान भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि आज उपचुनाव हो रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल पर बड़ा दांव खेला है समाजवादी पार्टी ने। विधानसभा सत्र का जो शीतकालीन सत्र है उसकी भी शुरुआत हुई। अनुपूरक बजट को पेश किया गया और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की है। देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर, जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरीके से मैनपुरी में डेरा डाले हुए देखे गए थे। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी साख जो है वो दांव पर लग गई है। आपको बता दें कि तमाम तरह की बयानबाजियां भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और भाजपा पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा दिया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे ही हम बात करेंगे, तमाम चर्चाओं पर विस्तार से बात करेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार अजय जी, देखिए उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर बयानबाजी भी इस समय बहुत गर्म है। लगातार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर कि धांधली की जा रही है और कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है मतदान करने से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शोभित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी उपचुनाव जो हो रहे हैं 6 जगह पर और गुजरात में, उनसे अपील करूंगा कि बाहर निकले और अपने वोट का असली जो वोट की ताकत है उस ताकत को दिखाइए और वोट जरूर दीजिए। क्योंकि गुजरात का परसेंटेज आप देख रहे हैं कि कल के प्रथम चरण चुनाव में भी
उसका परसेंटेज कम था और अभी भी लगभग 50% नहीं पहुंचा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां 60% 70% वोटिंग होती थी, वहां 50% से नीचे पहुंच गया है। और उपचुनाव में भी जो व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था भी अपनी ठीक नहीं है। उपचुनाव में देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत अलग बात है। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये चीजें अलग बात है, लेकिन चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, वोटिंग हो रही है। अब देखना ये है कि आगे जो निर्णय आएगा, उस निर्णय में किसकी जीत होती है। उस व्यक्ति की जीत होती है जिसके सिंपैथी में वोट पड़ रहे हैं, या मैनपुरी इटावा में जो सपा ने काम किया है उस पर वोट पड़ रहे हैं, या भाजपा के योगी आदित्यनाथ की जो चर्चा है, जो बुलडोजर की चर्चा है, जो उनके बदमाशों को घेरने की चर्चा है, जो सामूहिक समाज में काम करने की चर्चा है, उस पर वोट हो रहा है। हमें तो यही देखना है। आज गुजरात को भी देख लीजिए। गुजरात में लगभग 5 लाख युवा मतदाता जिस तरह से आज नए और पहली बार वोट डालेंगे, ठीक उसी तरह से अभी मैनपुरी में भी लगभग 1,46,000 नए युवा मतदाता हुए अजय जी, हैं। और वो गुजरात पर भी बात करेंगे, लेकिन बात उससे पहले हम उपचुनाव की कर रहे हैं और मैनपुरी से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि मैनपुरी में जिस तरीके से बयानबाजी आपने भी देखी होगी, हम सभी ने देखी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहां तक जिक्र किया गया कि अपर्णा यादव जो है वो ताल ठोकती हुई नजर आएंगी बीजेपी के माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो पूरा समीकरण बिखर गया। रघुराज शाक्य के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया और शाक्य वोटर्स की संख्या भी जो है करीब मैनपुरी में ज्यादा है। उसको देखते हुए बीजेपी ने रघुराज शाक्य को ही प्रत्याशी बना दिया और मैदान में उतार दिया डिंपल के खिलाफ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस प्रत्याशी के माध्यम से बीजेपी कोई बड़ा कमाल दिखा पाएगी? शोभित जी, सबसे समाजवादी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शिवपाल जी अखिलेश जी के साथ आकर के मैनपुरी में जब स्पीच देते हैं तो उससे साबित होता है कि लगभग 50,000 से 1 लाख वोट बढ़ सकता है। जो कुनबा दूर था, वो कुनबा एक होने की वजह से इनके वोट परसेंटेज बढ़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो डिंपल जी ताल ठोक रही है, वो इसलिए भी ठोक रही है कि उनके ससुर का मैनपुरी और इटावा में जो काम किया गया है, वो काम भी बड़ा अद्भुत काम रहा है। देखिए, मैनपुरी और इटावा में समाजवादी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के काल में बहुत से काम किए हैं, और वो बहुत से काम जो है आपको दर्शाता है कि निश्चित तौर से डिंपल इस बात से आश्वस्त है कि हम अपने ससुर की सिंपैथी भी ले लेंगे, और वहाँ जो हमारे ससुर के द्वारा या अखिलेश जी के द्वारा काम किया गया है उसकी वजह से भी वोट लेंगे। लेकिन अगर यह काम अर्चना जी को दिया गया होता, भारतीय जनता पार्टी ने यदि उस बहू को टिकट दिया होता, तो शायद ये लड़ाई कहीं दूसरी होती। और साक्या को टिकट देने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं, वहां मैनपुरी में आज भी मुलायम सिंह का कुछ ना कुछ वर्चस्व है। और इस उपचुनाव के जीत लेने से यह नहीं साबित हो जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश पर समाजवादी की छाप है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। देखिए, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री या एक व्यक्ति सांसद जो अपने क्षेत्र में काम कराता है, उसकी महत्ता होती है, और मैनपुरी में काम जो हुआ है वो समाजवादियों द्वारा किया गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, 1989 के बाद अगर हम देखते हैं तो लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं वो जीत उसमें दर्ज की है समाजवादी पार्टी के परिवार ने ही, समाजवादी कुनबे ने। और मुलायम सिंह यादव का जो है लगातार वर्चस्व देखा गया था। लोग जो है वो मुलायम सिंह यादव से काफ़ी प्रभावित भी थे, और ये कयास लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी की इस बार समाजवादी पार्टी के किले में हम पूरी तरीके से सेंध लगा लेंगे। लेकिन जो समीकरण है वो बिल्कुल बदलते हुए देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मतदान को लेकर उसने अपनी पूरी तमाम बड़े नेताओं की फौज को उतार दिया था, उससे आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, जिन्हें लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल भी के तौर पर भी देखा जा रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 19 साबित होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी से? शोभित जी, एक बात तो मानना पड़ेगा, जहां सरकार होती है उसमें विपक्ष का बहुत अहम रोल होता है। आप देखिए, विपक्ष के अहम रोल में समाजवादी जो है अपने विपक्ष के रोल को बाखूबी निभा रही है, चाहे वो धरना दे करके हो, चाहे प्रदर्शन करके हो, चाहे वो अपनी आवाज उठाने की बात हो, गलत तरीके से हो, सही तरीके से हो, इस पर मैं नहीं जाता हूँ। पर ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है अक्सर उत्तर प्रदेश में अच्छा आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का। विपक्ष सरकार को नहीं घेरेगा तो कौन घेरेगा? विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है, तभी सरकार चलती है। और ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि इस उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बड़ा ही अच्छा रोचक माहौल बना हुआ है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और फिर अगली खबर में भी आपका रुख हम जानना चाहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो एक नतीजा जो है वो जल्द ही 8 दिसंबर को सभी के सामने आ जाएगा। उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ की चिंता है। उसको सहेजने के लिए तमाम दिनों से जो जुगत जारी थी उसको लेकर आज मतदान किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद जता रही थी कि रघुराज शाह के बदौलत भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी जब चुनाव नतीजे आएंगे कि जनता की उम्मीद और जनता का प्यार किसको मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई है और राहुल गांधी ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालरापाटन से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज बीजेपी के दिग्गज नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन से किया है। इस तरह से कांग्रेस ने वसुंधरा के गढ़ से पदयात्रा कर साफ सियासी संदेश देने की कोशिश भी की है कि झालावाड़ इलाका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एकजुट कर भी सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार किसी कांग्रेस शासित राज्य में पहुंची है जहां बीजेपी विपक्ष में है और अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रदेश में राहुल की पदयात्रा के ऐतिहासिक होने का दावा भी किया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में एंट्री उसने कर ली है। ऐसे में सबसे ज्यादा इस यात्रा को यहीं से सफलता मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 18 दिनों तक रहेगी और 520 किलोमीटर का सफर तय करेगी। हालांकि 18 दिन में राहुल गांधी और 15 दिन ही चलेंगे और 2 दिन यात्रा को विश्राम भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर भी है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे अजय तिवारी जी से, जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की बातें भी जो है सुर्खियों में है और लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो इसको लेकर अजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शोभित जी, ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस एक यात्रा शुरू कर रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या अपने आप को बढ़ाने को, अपने आप को मजबूत करने की यात्रा हो। कांग्रेस का अस्तित्व बहुत नीचे स्तर तक पहुंच गया था 2014 के बाद से, और राहुल जी ने ये जो अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके अपने आप को कितना अस्तित्व देखने का प्रयास किया है। जो कन्याकुमारी से चल करके अभी राजस्थान पहुंचे हैं, उनको अपना अंदाजा लगाना है कि अभी हम कहां पर हैं। और मैं आपको शोभित जी बताऊं, भारत देश का जो पुराना कांग्रेसी है आज भी वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी बदौलत आज भी 2014 के बाद से आप देख लीजिए कई ऐसे राज्य हैं जिस राज्य में कांग्रेस ने लगभग 50% अपनी सीटें हासिल की हुई है। और शोभित जी, आज जो ये राजस्थान में पहुंच गए हैं, तो राजस्थान में तो इनकी खुद की सरकार है और वहां एक लड़ाई भी चल रही है कि गहलोत जी को मुख्यमंत्री रखा जाए या सचिन पायलट जी को बनाया जाए। बड़ा लड़ाई चलता रहा। उस लड़ाई के बीच में आप देखिए हेगड़े को इन्होंने हेगड़े जी को अध्यक्ष बनाया। खास ये हेगड़े जी को अध्यक्ष बनाने के 5 साल पहले किसी व्यक्ति को या हेगड़े जी को या किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए होते जिसमें जतिन प्रसाद जी मौजूद होते, सिंधिया मौजूद होते, आरपीएन सिंह मौजूद होते, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता।
देखिए भारत कांग्रेस को, जोड़ो यात्रा। अजय जी, कांग्रेस को इन्हीं ने नहीं छोड़ा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नजर डालते हैं तो बड़े तमाम चेहरे हमें नजर आते हैं। देखिए अभी हाल ही में जो छोड़ के कांग्रेस के गए काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने जिस तरीके से कार्यकाल को चलाया था वो काबिले तारीफ थी। यहां तक कि विपक्ष में जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें तमाम तरह के बड़े वो नेता थे जो उनके कार्यकाल की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। ऐसे में इस बड़े नेता ने जब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और इसके बाद जो स्टेटमेंट आया वो चौंकाने वाला था। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था कि चापलूसों से घिरे हुए हैं राहुल गांधी, ऐसे में इस बड़े नेता ने जिस तरीके से वार किया था और इनके साथ तमाम बड़े यहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक जिस तरीके से इस्तीफों की बयार आ गई थी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन ऐसे में जब ये यात्रा हो रही है और लोगों का अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद जग गई है कि कांग्रेस में फिर से नई ऊर्जा देखी जा रही है। और इस बार के जब राजस्थान में चुनाव होंगे अगले साल में, तो मामला जो है बिल्कुल अलग होगा। जब सेंध लगाने की कोशिश में तैयार हो रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में मामला पूरी तरीके से अलग होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कांग्रेस का कुछ नजारा अलग होगा। लेकिन राजस्थान के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता बड़ा ही चालाक और बहुत ही तेज है। राजस्थान की जनता हिमाचल की तरह है। हिमाचल में आप देखिए, कभी कांग्रेस की सत्ता 5 साल, फिर बीजेपी की सत्ता, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। और ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी पिछले 25 साल से यही खेल चलता आ रहा है। कभी बीजेपी रहती है, कभी कांग्रेस रहती है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने जो राजस्थान में इतनी भीड़ और इतने जन समर्थन जो मिल रहा है, इस जन समर्थन से यह साबित होता है कि निश्चित तौर से जो अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और कई ऐसे अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित तौर से कांग्रेस का इजाफा होगा और कांग्रेस अच्छी मजबूत होगी। और शायद राजस्थान का हुआ खेल जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल रहती है, कांग्रेस 5 साल रहती है, उसको तोड़ने में कामयाब हो जाए। लेकिन आपकी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को किस परिस्थितियों में गुलाम नबी आजाद ने और आपके बहुत से ऐसे लीडरों ने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कांग्रेस में बहुत पुराने पुराने लीडर थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोगों का कहना है कि चापलूस आ गए थे। लेकिन शोभित जी, एक बात ये मानना पड़ेगा कि जब जहाज डूब रहा होता है तब बहुत से लोग कूदने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पिछले 2 साल पहले, आप 2 साल पहले कांग्रेस का वजूद देखिए, जब राहुल गांधी जी स्पीच देते थे तो जनता में उनका जो है एक अपना अस्तित्व बन नहीं पाता था, जिसके कारण से बहुत से लोग परेशान थे। और जब ये अच्छे अच्छे लीडर जब राहुल गांधी से इस बात को कहते थे, चाहे वो सिंधिया जी हो, जतिन प्रसाद जी हो, वो नौजवान भी थे, और आरपीएन सिंह भी जब ये कहते थे कि साहब इसमें हमें चेंज करने की जरूरत है, हमें अध्यक्ष बदलने की जरूरत है, तब उनकी कोई सुनता नहीं था, जिसके कारण से वो लोग छोड़ दिए। और जिस समय हेगड़े जी को बनाया तो हेगड़े जी के अपने, थरूर जी ने नहीं छोड़ा, ये अलग बात है, क्योंकि थरूर जी का अपना एक सिस्टम दूसरा है। लेकिन बाकी लोगों ने छोड़ा है, वो इन्हीं कारणों से छोड़ा है क्योंकि उनका वजन, उनका वजूद कहीं न कहीं खतरे में नजर आ रहा था, जिससे कपिल सिब्बल जैसे लोग भी कांग्रेस को छोड़ के चले गए। बिल्कुल अजय जी, आप बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस दिन पर दिन धीरे धीरे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो रही है, क्योंकि इसको मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। जितना ही विपक्ष को चिल्ला चिल्ला कर ये बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से ये काम कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में गुजरात में भी देखिए, राहुल गांधी कहीं शो करने नहीं गए, ये भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हेगड़े जी के ऊपर छोड़ दिया। और हिमाचल में भी नहीं गए, हिमाचल में भी उन्होंने सबसे बड़ी चीज अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया। अब हिमाचल और गुजरात का चुनाव इस रथ यात्रा को कितना मजबूती दिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 8 तारीख को बताएगा। शोभित जी, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। बिल्कुल, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और चर्चा भी जरूर करेंगे अजय जी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में अलग है, और तमाम तरह की बयानबाजी, तमाम तरह की चर्चाओं का जिक्र भी इस यात्रा के दौरान देखा जा रहा है। राहुल गांधी की निश्चित तौर पर इसमें छवि जरूर मोटी होती हुई दिख रही है और बनती हुई दिख रही है, क्योंकि तमाम वो बड़े दावे जो तमाम दल थे जब यात्रा शुरू होने से पहले कर रहे थे, उनको जरूर झटका लगता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग जो है राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखे जा रहे हैं।
तो भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, इससे कांग्रेस जरूर उत्साहित होगी, बड़े नेताओं में जरूर जोश होगा। और देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में जब ये यात्रा प्रवेश कर गई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिनकी जुबानी जंग किसी से छुपी हुई नहीं है, कार्यकर्ताओं की जंग किसी से छुपी हुई नहीं है, किस तरीके से ये आपस में आकर हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी के साथ देखे जाएंगे, इस तस्वीर का इंतजार भी सभी दर्शकों का भी होगा और सभी लोग भी इसी तस्वीर के इंतजार कर रहे होंगे। तो तमाम जानकारी देने के लिए अजय जी हमारे साथ थे, उनसे हमने विस्तार से बात की, हर मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की, उनके पहलुओं को भी जाना और उनके पक्ष को भी जाना। फिलहाल हमारे साथ अन्य खबरों में हम अन्य मुद्दे भी उठाते रहेंगे और अन्य तरीके की चर्चाओं को भी शामिल करते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।